यूपीएससी कभी भी हॉरिजॉन्टल नहीं जाएगा, यूपीएससी हमेशा वर्टिकल जाएगा। ये टॉपिक की जड़ खोद के रख देगा। वो लोग कहते हैं ना कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए होते तो आज हम ऐसे होते, आज हम वैसे होते। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज नॉट एक्चुअली एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। जहां से क्वेश्चन बनेगा एंशिएंट इंडिया से, वो हमारा होगा फर्स्ट अर्बनाइजेशन, क्योंकि यह हमारा फर्स्ट अर्बनाइजेशन हुआ था। बहुत सारी डायनेस्टीज हैं, शुंगास, कण्वास, सातवाहनास, इंडो ग्रीक्स, शकास, पार्थियंस, कुशान्स। इतनी डायनेस्टीज पढ़ना हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उलझ के रह जाएंगे। चलिए सब किताब कर लेते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग while preparing for this examination, UPSC civil services examination, is to have a proper strategy apart from your hard work. So conceptual clarity, in-depth analysis and correlation. वर्टिकल डिगिंग, यूपीएससी कभी भी हॉरिजॉन्टल नहीं जाएगा, यूपीएससी हमेशा वर्टिकल जाएगा। ये टॉपिक की जड़ खोद के रख देगा। So any kind of superficial study is not at all relevant or required for UPSC examination. It requires in-depth analysis. But more importantly, UPSC requires a proper strategy. Without having your proper strategy, you are not going to survive while appearing this examination. नहीं पॉसिबल है। आप जितनी भी मेहनत कर लो, जितनी चाहे मेहनत कर लेंगे आप लोग, लेकिन यूपीएससी में सर्वाइवल के लिए जो सबसे अहम बात है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है आपके पास एक पूरा फ्रेमवर्क होना चाहिए। एक फुल फ्लेजेड स्ट्रेटेजी आपको हर हालत में चाहिए। तो हिस्ट्री फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी important role, not only for your pre-examination but equally important for mains, while debatable topics are important for your interview. ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट में बहुत सारे डिबेटेबल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आर्यंस माइग्रेशन थ्योरी। सो व्हाइल स्टडीइंग एंशिएंट इंडिया, सो आपको पढ़ना होता है आर्यंस क्या बाहर से आए थे, क्या आर्यंस इंडिया के नहीं थे, क्या वो सेंट्रल एशिया के स्टेप्स और स्टेपीज ग्रासलैंड से इंडिया में आए थे, नॉर्थ इंडिया में, या फिर नॉर्थ इंडिया के ज्यादातर लोग फॉरेनर्स हैं, विदेशी हैं। तो हकीकत क्या है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे। और बहुत सारे डिबेटेबल टॉपिक्स और भी होते हैं। मॉडर्न इंडिया में बहुत सारे डिबेटेबल टॉपिक्स हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर के डिबेटेबल टॉपिक्स हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोग कहते हैं ना कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए होते तो आज हम ऐसे होते, आज हम वैसे होते। तो क्या सचमुच में ऐसा है भी? कोई सवाल या नहीं है? या वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक ऑफ आई थिंक इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा लिए होते। ठीक है, तो और गांधी जी के ही चाहने से सब कुछ हो रहा होता तो देश भी उसी टाइम ना आजाद करा लिए होते। तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इशू है। इसका प्रॉपर आंसर हमेशा आपके पास होने चाहिए। डिबेटेबल टॉपिक्स के एक कंक्लूसिव आंसर्स आपके पास हमेशा होने चाहिए, क्योंकि तुरंत इंटरव्यू बोर्ड को आपको रिस्पॉन्ड करना होगा, बताना होगा। और नहीं आएगा तो सॉरी बोलिएगा, लेकिन हर सवाल में सॉरी ही बोलते रहेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। ठीक है ना, क्योंकि जहां पे आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप आंसर दीजिए और वहां पे आप नहीं दे पाएंगे तो सॉरी बोलने से काम नहीं चल पाएगा, है ना। अब जैसे मान लीजिए आपसे पूछा कि गुगली बॉल क्या होता है क्रिकेट में, और आपको नहीं आता है, बोले सर सॉरी क्रिकेट में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वहां पे आप सॉरी बोल दीजिए। लेकिन अगर डिबेटेबल टॉपिक पे सवाल बना है तो वहां पे हर बार आप सॉरी बोल के नहीं बच पाएंगे। तो प्रॉपर स्ट्रेटजी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन, इंक्लूडिंग हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट फॉर योर प्री, फॉर मेंस एंड फॉर इंटरव्यू। तो अब देखिए कि जब आप आगे इसको देखेंगे हिस्ट्री का सिलेबस, तो प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है ना, कि अब यहां से आप लोग जब देने जा रहे हैं प्रीलिम्स तो 20 यूपीएससी सीएससी 2026, तो अगर 2026 में आप अपीयर होने जा रहे हैं तो अब आपको पता होना चाहिए कि अब आपके पास टाइम बहुत कम बच रहा है। ठीक है, आज कितनी तारीख हो गई? 13 हो गई, 13 जनवरी। यहां से अब आप जोड़िए तो अब आपके पास मुश्किल से 4 महीने बच रहे हैं, मुश्किल से
4 महीने, 1-2 दिन तो बुखार उखार में निकल जाएगा, 2-4 दिन इधर उधर में निकल जाएगा, तो 4 महीने ले दे करके तो 120 दिन बच रहे हैं। अब इसमें आपको तकरीबन 7-8 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करना होता है। इसी में 3 टॉपिक्स स्टैटिक, 3 सब्जेक्ट्स स्टैटिक हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी का ज्यादातर हिस्सा स्टैटिक है और इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा काफी हद तक स्टैटिक है। तो ये 3 सब्जेक्ट्स स्टैटिक हैं, बाकी हाईली डायनेमिक है, जैसे साइंस एंड टेक डायनेमिक सब्जेक्ट है, इंडियन इकोनॉमी डायनेमिक सब्जेक्ट है, किंतु यहां पे करंट अफेयर्स का रोल थोड़ा क्या ठीक ठाक ज्यादा हो जाएगा। हिस्ट्री में करंट अफेयर्स का रोल बहुत कम है, एकदम मिनिमम है। इक्का दुक्का सवाल, एकाध कोई करंट अफेयर्स में अगर हाईलाइट होता है कोई आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड टॉपिक या टेंपल या मॉन्यूमेंट या स्ट्रक्चर, तो वहां पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन रोल फिर भी कम है। तो ये स्टैटिक सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर 3 स्टैटिक सब्जेक्ट आपने अच्छा कमांड कर लिया तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि आधा पेपर यही है, हिस्ट्री एंड कल्चर, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी एनवायरमेंट प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट, मिलाकर के 1/4 तो यही पेपर हो जाएगा, सिर्फ ज्योग्राफी, इकोलॉजी एनवायरमेंट प्लस डीएम, डिजास्टर मैनेजमेंट। 25 क्वेश्चंस तो लगभग इसी सेक्शन के हो जाएंगे। फिर 10 से 15 हिस्ट्री एंड कल्चर के 15 क्वेश्चन एवरेज लेकर के, और उसके बाद कुछ 12-15 क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के, तो हो गया ना 50-55 सवाल तो सीधे 3 स्टैटिक सब्जेक्ट से हो गए, सीधे आ रहे हैं। और अगर आप करंट अफेयर्स वाला पार्ट अपना बहुत मजबूत कर लेते हैं, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक और कुछ इंटरनल सिक्योरिटी, कुछ आईआर से रिलेटेड इश्यूज, ये सारी चीजें, तो फिर आपके प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत बढ़ जाती है। तो और क्वालिफाई तो करना ही करना है, पहला दरवाजा तो तोड़ना ही तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद तो असली लड़ाई शुरू होगी ना। 1750 मार्क्स की जीएस के 4 सब्जेक्ट, 4 पेपर्स, जीएस 1, 2, 3, 4 प्लस एसए 250 मार्क्स का, तो 1250 तो यही हो गया। और 1500 मार्क्स के आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट 1750 और 275 का इंटरव्यू इन पर्सनालिटी टेस्ट। तो मेन एग्जामिनेशन इज एक्चुअली द मेन एग्जामिनेशन, वो मेन एग्जामिनेशन है। वहां पे सिंगल एवरी सिंगल मार्क काउंट्स, क्योंकि वो आपकी रैंकिंग तय करेगा। प्रीलिम्स आपकी रैंकिंग नहीं तय कर रहा, प्रीलिम्स में बस आपको किसी तरह से बचा लेना है अपने आप को। एक बार कट ऑफ टच कर जाइए, कहानी खत्म, अब हमें उसमें कुछ करना ही नहीं है, फिर असली लड़ाई शुरू होगी। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज नॉट एक्चुअली एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, इट्स जस्ट अ स्क्रीनिंग टेस्ट एंड इट सॉर्ट्स आउट नॉन सीरियस एंड सीरियस कैंडिडेट। अगर यहीं छट गए तो मामला बड़ा अजीब सा लगेगा और 1 साल की पूरी मेहनत आपकी बर्बाद हो जाएगी। तो यहां सरवाइव करना है, चाहे जो हो जाए, फोड़ के आइएगा कि फूट के आइएगा, बीच में मत रहिएगा, या तो इस पार या तो उस पार रहिएगा। यहां बुद्धा का मिडिल पाथ अप्लाई नहीं हो रहा है जो हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं, यहां मिडिल पाथ नहीं, यहां एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जाइएगा। महावीरा का है टीचिंग, एकदम एक्सट्रीम पे चले जाइएगा, ठीक है, पूरा जी जान झोंक दीजिएगा। एक बार देखिए, समअप करते हैं हम लोग हिस्ट्री को पूरा, कि कैसे आपको यहां से आगे अप्रोच करना है। कि 4 महीने में अब आपके पास जो 4 महीने हैं उसमें अगर मान लीजिए आपने हिस्ट्री के लिए 15 दिन या 20 दिन बचाए हैं, तो कैसे अप्रोच, यहां से कैसे अप्रोच करेंगे, यहां से आपकी बेस्ट अवेलेबल, बेस्ट सूटेड स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो सिलेबस, पहले तो सिलेबस और पीवाईक्यू अपने पास हमेशा रखे रहिएगा। वो आप लोग के पास अब इतना तो आइडिया है ही ये सबको कि सिलेबस और पीवाईक्यू का कितना इंपॉर्टेंस है, लेकिन अभी हम लोग मेंस पे फोकस नहीं कर रहे हैं, अगले 4 महीने का देख रहे हैं। हिस्ट्री पार्ट को कैसे आप अप्रोच करिएगा। तो प्रीलिम्स का सिलेबस हिस्ट्री का कुछ है ही नहीं, बस इतना ही है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, दैट्स इट। अब इस सिलेबस को हमें खंगालना पड़ेगा ना, और खंगालने के लिए हमारे पास जो अवेलेबल अदर सोर्स है कि जहां से हमें रियल सिलेबस पता चलेगा, वो है बस एक ही चीज, PYQ, प्रीवियस ईयर्स के
MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रीलिम्स के, वो जरा खंगालिएगा 2013 से 2013 एंड ऑनवर्ड्स। बहुत पीछे मत जाइएगा, इधर ही रहिएगा, पिछले 12-13 साल के आसपास में रहिएगा। तो उससे और रिसेंटली 6-7 साल का खास तौर पे वो आपको नया ट्रेंड, रिसेंट ट्रेंड देगा एग्जैक्टली किस ढर्रे पे, किस पैटर्न पे यूपीएससी आगे जा रही है हिस्ट्री को लेकर के, वो कहां टच करेंगे। जैसे अगर मुझे अपना स्ट्रेटजी बनाना हो हिस्ट्री को लेकर के या आप लोगों के लिए, तो मैं कैसे इसको इस पे वर्कआउट करूंगा, कैसे बनाऊंगा, तो PYQ पूरा का पूरा स्टडी कर जाऊंगा। वहां से मुझे एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाएगा। जब प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाएगा तब मुझे समझ में आएगा कि क्या पढ़ना ज्यादा बेनिफिशियल होगा और कहां पे स्किप किया जा सकता है, जहां पे जोखिम हम ले सकते हैं कि ये पार्ट हम स्किप कर सकते हैं अगर टाइम आपको कम लग रहा है तो, या रिवीजन बहुत ज्यादा करना हो तो। जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब प्रीलिम्स को लेकर के मेंस एक्सक्लूड कर दीजिए। तो जब मेंस एक्सक्लूड कर रहे हैं अभी के लिए, अगले 4 महीनों तक के लिए, जब तक कि मेंस देने का नौबत ना आ जाए, तब तक के लिए आप क्या एक्सक्लूड कर दीजिए इसमें से? वर्ल्ड हिस्ट्री एक्सक्लूड हो जाएगा, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस काफी हद तक एक्सक्लूड हो जाएगा। तो ये इन 2 चीजों पे एकदम मत जाइएगा, एकदम जाना ही नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री पे, वर्ल्ड हिस्ट्री में यहां से आगे नहीं पढ़ना बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा यहां से आगे वर्ल्ड हिस्ट्री, और नहीं इंडिया आफ्टर या इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस पढ़ने जा रहा हूं। तो अब मेरा फोकस हिस्ट्री ऑफ इंडिया को लेकर के होगा एंशिएंट इंडिया, ठीक है, एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया का जो फोकस्ड एरिया होगा, जहां पे क्वेश्चंस बनेंगे, जहां पे यूपीएससी हिट करेगी, वो आपको समझना होगा। जैसे पिछले 20-22 साल खंगाल डालिए तो वो जो प्री हिस्टोरिकल पीरियड है ना, उससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ना के बराबर। लास्ट टू लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, वो भी जोड़ जाड़ करके किसी तरह से आया था। तो पिछले 25-22 साल भी आप खंगाल लेंगे तो प्री हिस्टोरिकल स्टोन एज से क्वेश्चंस नहीं बने हैं। तो मैं क्या छोड़ दूंगा? एक राउंड लगा करके स्टोन एज छोड़ दूंगा, बहुत ज्यादा उस पर नहीं जाऊंगा, हल्का फुल्का जितना याद कर पाऊंगा, थोड़ा वो समरी बना करके, होता है ना समरी नोट्स भी तो हम लोग बनाते हैं ना, तो समरी नोट्स में जितना रहेगा थोड़ा सा वो देख लीजिएगा। रियल जहां से क्वेश्चन बनेगा एंशिएंट इंडिया से, वो हमारा होगा फर्स्ट अर्बनाइजेशन, फर्स्ट अर्बनाइजेशन, और वो है इंडस वैली या हड़प्पा या इंडस सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। तो हम ले लेंगे यहां पे पहला टॉपिक अपना, फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस पे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यह हमारा फर्स्ट अर्बनाइजेशन हुआ था। और अगर फर्स्ट अर्बनाइजेशन है तो इसको कंपेयर कराया जाएगा सेकंड अर्बनाइजेशन से, यानी कि वैदिक कल्चर एंड वैदिक सिविलाइजेशन। ये फर्स्ट अर्बनाइजेशन, ये सेकंड अर्बनाइजेशन, दोनों को पढ़ के, और अगर यूपीएससी को टफ क्वेश्चन बनाना हुआ इस पे, तो क्या करा देगा? कोरिलेट करा देगा दोनों सिविलाइजेशन का कंपैरिजन, सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस। सो व्हाइल गोइंग थ्रू दीस 2 टॉपिक्स यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल कि हम मुझे क्या करना है? कंपेयर, इसको कंपेयर करा के स्टडी करना है। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं पेपर सेट कर रहा हूं और मुझे टफ क्वेश्चन बनाना हुआ इस पे, तो मैं इस पे कंपेयर करा के ही टफ क्वेश्चन बनाऊंगा। तो कई बार क्वेश्चन कंपैरेटिव अकाउंट के होते हैं, जैसे बुद्धिज्म से अगर क्वेश्चन बनना हुआ अलग से तो बना दूंगा, या जैनिज्म से, लेकिन अगर मुझे टफ क्वेश्चन बनाना हुआ तो दोनों को कंपेयर करा दूंगा और कंपेयर करा करके क्वेश्चन बना दूंगा। तो वैदिक इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशन, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आज का हमारा इस सेशन। पूरा स्ट्रेटजी हम इसमें समराइज कर रहे हैं, कैसे अप्रोच यहां से हम लोगों को करना है, ठीक है। तो आईवीसी, वैदिक सिविलाइजेशन, फर्स्ट अर्बनाइजेशन एज वेल एज सेकेंड अर्बनाइजेशन। यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं तो स्टेट फॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू होता है ना, स्टेट फॉर्मेशन। और पहला स्टेट क्या बनेगा? मगध। मगध और एज ऑफ महाजनपदास एंड मगध, राइज ऑफ मगध। तो नेक्स्ट टॉपिक यहां पे है कि मगध, और मगध पे क्वेश्चन आता है 16 महाजनपदास, देयर ज्योग्राफिकल लोकेशंस एंड देयर कैपिटल्स एंड फ्यू इंपॉर्टेंट रूलर्स। जैसे मगध पे अगर कोई रूलर दिमाग में आ रहा हो, बिंबिसारा, अजात शत्रु, पैट्रन ऑफ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, a disciple of, not a monk but a layman disciple of गौतम बुद्धा,
एंड बुद्धा डाइड ड्यूरिंग हिज reign, तो अजातशत्रु इंपॉर्टेंट हो जाएगा। या पैटर्न ऑफ सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कालाशोका, कालाशोका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पैटर्न ऑफ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका, एम्परर अशोका, वो तो खैर इंपॉर्टेंट है ही है, वो तो क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो मगध एंड द मौर्यास, मगध एंड द मौर्यास। और इसमें पूरा इंपॉर्टेंट है, इसमें हम छोड़ नहीं सकते हैं, इसमें नहीं छोड़ा जा सकता है। और अगर क्वेश्चन बनाना हो तो दो तीन फेवरेट टॉपिक इसमें मैं लूंगा क्वेश्चन बनाने के लिए, 3 से 4 फेवरेट टॉपिक्स। इसमें भी अगर मुझे छांटना हो कि क्या ज्यादा जोर देना है, तो इसमें कौटिल्य एंड अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज एंड हिज इंडिका, एंड अशोकन इडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस पे फोकस हो जाएगा। इन्हीं 3 पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अशोका के लाइफ से, पर्सनल लाइफ से, बायोग्राफी से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी। एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी कम होगी। ये 3 छोटे टॉपिक्स हैं जहां पे टच करेगा यूपीएससी, कौटिल्य एंड अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज एंड इंडिका, मेगास्थनीज एंड इंडिका, एंड अशोकन एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस, बिकॉज अशोकन एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द मौर्यास। तो वहां पे जाना है। और इसके बाद एक आता है पोस्ट मौर्य पीरियड। अब देखिए, पोस्ट मौर्य पीरियड में हमें उलझना नहीं है अपनी स्ट्रेटजी में। पोस्ट मौर्य पीरियड, इसमें बहुत सारी डायनेस्टीज हैं, शुंगास, कण्वास, सातवाहनास, इंडो ग्रीक्स, शकास, पार्थियंस, कुशाण्स। इतनी डायनेस्टीज पढ़ना हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उलझ के रह जाएंगे। तो यहां पे मैं एक ट्रिक अपनाऊंगा, वो ये कि सिर्फ छांट लूंगा इंपॉर्टेंट रूलर्स, हर डायनेस्टी का रिप्रेजेंटेटिव रूलर। जैसे कुशाणा डायनेस्टी का रिप्रेजेंटेटिव रूलर है कनिष्का, तो कनिष्का छांट लूंगा, ठीक है। शकास का रिप्रेजेंटेटिव रूलर है रुद्रदामन, तो रुद्रदामन छांट लूंगा, ठीक है ना। या शुंगास का रिप्रेजेंटेटिव रूलर है पुष्यमित्र शुंगा, तो उसको छांट लूंगा। तो यहां पे मैं पूरी डायनेस्टी नहीं कवर करने जा रहा हूं, मैं सिर्फ डायनेस्टी का रिप्रेजेंटेटिव रूलर या फिर उनका कोई कल्चरल कंट्रीब्यूशन है, उनके कोर्ट में कोई वैद्य है, कोई राइटर है, कोई पोएट है, वो लिटरेचर से कोरिलेट होगा या आर्ट एंड कल्चर से जो कोरिलेट होगा वहां से लूंगा मैं, ठीक है। पोस्ट मौर्य, और पोस्ट मौर्य के बाद गुप्ता पीरियड, ठीक है। आप में से किसी ने आज दिखाई भी था अपनी स्ट्रेटजी, और काफी हद तक हमारी स्ट्रेटजी मैच कर रही थी गुरु शिष्य की, ठीक है। तो गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड में फिर से हर रूलर के बारे में नहीं जाना है। समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता फर्स्ट, समुद्रगुप्ता एंड चंद्रगुप्ता सेकंड, विक्रमादित्य। और अगर हिट करना है, यहां पे यूपीएससी हिट कर सकती है गुप्ता एम्पायर में, वो है चंद्रगुप्ता सेकंड के कोर्ट के 9 जूल्स, 9 रत्ना। और 9 रत्ना में भी सबसे इंपॉर्टेंट है कालिदास, द ग्रेटेस्ट स्कॉलर ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज। कालिदास पे मैं क्वेश्चन बना दूंगा तुरंत, अगर मुझे बनाना हो पेपर तो मैं कालिदास पे तुरंत क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कालिदास पे बनाऊंगा गुप्ता से। उनके 3 ड्रामास, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रम उर्वशीयम, 2 महाकाव्य, रघुवंशम, और एक और महाकाव्य है कुमार संभव, और 2 खंड काव्य शॉर्ट पोएम्स, ऋतु संहारा एंड मेघदूतम। तो कालिदास के बारे में जानकारी इकट्ठा करना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और चंद्रगुप्ता सेकंड विक्रमादित्य के कोर्ट में आए थे चाइना से एक महायाना बुद्धिस्ट मॉन्क ट्रेवलर लुकिंग फॉर टेक्स्ट बुक्स ऑफ महायाना सेक्ट ऑफ द बुद्धिज्म, फायान, और उनका लिटरेचर, उनका किताब फो को की। और उनके बाद फिर अब चाइनीज रूलर आ गया दिमाग में, तो चाइनीज रूलर या सारे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो पहले चाइनीज रूलर कह रहा हूं, ट्रेवलर्स का। वेनसांग एंड सी यू की, माहुआन, इत्सिंग। तो 4 चाइनीज ट्रेवलर एंड मॉन्क्स, इन पे इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लीजिए। किस पे? फाहियान पे, वेनसांग, युआनचांग होता है एक्चुअली वो। तो वेनसांग, फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग एंड माहुआन, ये 4, इन पे इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि अगर इन पे क्वेश्चन बना तो यूपीएससी चारों पे जोड़ेगी और जोड़ करके कोई ना कोई क्वेश्चन फ्रेम कर देगी, ठीक है। ये हो गया। अब यहां से आगे मैं एक चीज छोड़ दूंगा,
हर्षवर्धना तक देखूंगा थोड़ा बहुत, उसके बाद छोड़ दूंगा। मैं पोस्ट गुप्ता पीरियड छोड़ के जा रहा हूं। अगर मेरे पास टाइम कम है टाइम तो ठीक है, अदरवाइज और पहले से पढ़ा है तो अच्छे से रिवीजन कर लूंगा। इन केस अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो मैं पोस्ट गुप्ता या राजपूत पीरियड में उलझने नहीं जा रहा हूं। और राजपूत पीरियड में ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर लूंगा कि जो यहां पे है ना, पोस्ट गुप्ता एंड राजपूत, पोस्ट गुप्ता एंड राजपूत, ठीक है। तो इसमें क्या निकालना है, बस डायनेस्टी फाउंडर, डायनेस्टी फाउंडर, डायनेस्टी फाउंडर, डायनेस्टी फाउंडर। और अगर कोई कल्चरल कंट्रीब्यूशन है तो उनके बारे में थोड़ा सा एक लाइन निकाल लेना है।